हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटरेस्ट में डिजिट्रिक्स में। अभी तक हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूं। मैं एक रिवीजन करेंगे हम 10 से 15 मिनट का। इसमें हम सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में से 3 इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आते हैं कि ये नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर के तौर पे काम करता है और ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा हमेशा। तो ये 3 वर्ड आप याद रखें। इसके बाद बात होगी हाइपोथैलेमस की। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है, कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि न्यूक्लियाई नाम दिया जाता है। ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी पे जाएंगे और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट करने का मतलब है या तो ये उनके सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वो हार्मोन जो पिट्यूटरी के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं उनको नाम दिया जाता है रिलीजिंग हार्मोन, और जो सिक्रेशन को कम करते हैं उनको बोला जाता है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, इनके एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है, खास करके इनहिबिटरी का। रिलीजिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जीएनआरएच, मतलब कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन बढ़ा देगा पिट्यूटरी से। इसी के अपोजिट में क्या होगा, इनहिबिटरी का एग्जांपल है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देता है ये। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखें। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हार्मोन की डेफिनेशन और दूसरा बनता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अगली बात करते हैं हम पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अभी इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये एक स्फेनोइड बोन होती है अपने बेस ऑफ स्कल में, उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कि नाम दिया जाता है सेला ट्रस्का। उस सेला ट्रस्का में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखो ये छोटी सी बोन है, इसमें एक कैविटी है और इसमें ये सिचुएटेड है। अब इस ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पार्ट है एंटीरियर पार्ट और ये एक पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो मैंने याद करने के लिए आपको बताया था, आप ए से ए याद रखें। एंटीरियर मतलब एडिनो, और सेकंड पार्ट है पोस्टीरियर जिसको कि नाम दिया गया है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरो है उसका तो एक ही पार्ट है, तो उसका पार्स नर्वोजा। तो यहाँ मैंने एन से एन आपको बताया था, न्यूरो से पार्स नर्वोजा। अब जो डिस्टेलिस से हार्मोन निकलते थे तो मैंने आपको बताया था फ्लैट पिग। फ्लैट पिग में एफ से आ रहा है एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच और पी से प्रोलैक्टिन। आई कुछ नहीं था, बस ट्रिक को सेट करने के लिए था, और जी से ग्रोथ हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया से निकलता था एमएसएच, और न्यूरो हाइपोफाइसिस नर्वोजा से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को एडीएच भी कहा जाता था। अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एमएसएच, ये क्या करता है, ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता था। किसके लिए, क्या आप एक मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट है जिसको सीक्रेट करो, जो कि बॉडी के पिगमेंटेशन में काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि पिगमेंटेशन का जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, तो वो इंटरमीडिया से निकलता है। हार्मोन कौन सा है, एमएसएच। ठीक है, और पिगमेंट कौन सा था, मेलेनिन। ठीक है, अब इन सभी के जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं जल्दी से। एफएसएच का काम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने का मतलब या तो उनकी ग्रोथ कराएगा और उनका डेवलपमेंट कराएगा। एलएच के दोनों में काम आते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। मेल में क्या करता है, ये टेस्टिस से ग्रुप ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है एंड्रोजन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं। और फीमेल्स में ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को और मेंटेन करता है उस कॉर्पस ल्यूटियम को। ग्राफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसमें से oocyte निकल जाता है। तो ये तो हो गया ओव्यूलेशन। उस फॉलिकल के उस oocyte के निकलने के बाद फॉलिकल को बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और उसको ये मेंटेन करके रखता है। एसीटीएच ये एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा, वहाँ जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन है, उसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है ये। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से हमें आ रहा है, तो थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से थायरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं T3 T4 उनको रेगुलेट करेगा। प्रोलैक्टिन ये इंपॉर्टेंट है, ये एक तो मेमोरी ग्लैंड होती है, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है और साथ में ये उनमें मिल्क फॉर्मेशन करवाता है। याद रखना है आपको कि ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है ग्रोथ हार्मोन। इसमें फंक्शन तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, नाम से समझ में आ रहा है। इसमें जो डिसऑर्डर होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, या तो इन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर बढ़ जाता है, घटने को तो डॉर्फिज्म कहते हैं, नाम से हमारा डॉर्फ है, तो उसमें बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें भी 2 कंडीशन है, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली। अब अगर ये इस ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना अगर ये प्यूबर्टी एज से पहले हो, मतलब कि बच्चों में हो, तो ये होता है जाइजेंटिज्म। और एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली के ए से याद रखो आप एडल्ट, जो एडल्ट में होता है उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो इसके क्वेश्चन बहुत बनता है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि यूटरस मसल होती है, उसकी जो यूटरस है उसकी स्मूथ मसल में ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, और ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क का इजेक्शन। तो इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर सको और याद कर सको इसको। ठीक है, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखते हैं। ये क्या करता है कि जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है डीसीटी से, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहाँ से इनका रीअब्जॉर्प्शन कर देता है। अब ये क्या होगा, ये वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नॉर्मल कंडीशन में कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, तो इसका ये रीऑब्जर्व नहीं हो पाएगा वाटर, और वाटर का लॉस बॉडी से ज़्यादा होता रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं डायूरेसिस। इसने डायूरेसिस को रोका, अगर ये होता तो डायूरेसिस नहीं होने देता, इसलिए इसको बोला गया था एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
अब इसने इसकी डेफिशिएंसी से क्या हुआ, डायूरेसिस हुई। इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। याद रखना है, एक मेलाइटस अलग होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, ये होता है वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से इंसिपिडस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन मिक्चुरेशन आएगा पर्सन को तो पॉलीयूरिया, और पॉलीडिप्सिया, जब वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, इसलिए पॉलीडिप्सिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये देखो एक डायग्राम में दिख रहा है आपको कि देखो ये ट्रकिया के दोनों साइड ये सिचुएटेड रहती है। इसमें देखो ये दो लोब हैं और ये दोनों लोब जो होती हैं वह आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू से वो रहती हैं कनेक्टेड, वो उसका नाम है इस्थमस। इस्थमस आपको याद रखना है। अब देखते हैं, देखो इसमें फॉलिकल होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू होता है। जो हार्मोन होते हैं वो इससे 3 निकलते हैं टोटल, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3, अब इन हार्मोन का सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो ये कहलाती है ग्रेव्स डिसीज की कंडीशन में ऐसा होता है। इसके फीचर याद रखने आपको, एक तो आई वॉल होती है, इनका प्रोट्रूजन बाहर की तरफ हो जाएगा, ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड होंगी तो इनकी वॉल में टेंशन क्रिएट करेगा और ये ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर सकता है, जो कि आगे जाके ब्लाइंडनेस कॉज करा सकता है। तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। वेट लॉस और BMR बढ़ जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज होगी अगर इसका सिक्रेशन, तो देखो एनसीईआरटी में 2 कंडीशन दी हुई हैं, या तो एडल्ट वुमेन में अगर इसका सिक्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो बेबी पे होगा। बेबी पे कैसे, कि वो कंडीशन से सफ़र करेगा जिसका नाम है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के फीचर क्या है, उसका मेंटली जो लेवल है वो रिटायर्ड रहेगा, डीप म्यूटेज में होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी उसकी, और वो लो IQ होगा उसका। देखो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये पर्सन, ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये क्रेटिनिज्म से सफ़र कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन आती है गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि इसकी आयोडीन एक्चुअली इन हार्मोन्स को की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गोइटर। देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कंडीशन है, ये गोइटर है। अब इसके फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। फंक्शन को याद रखना है अपन को, एक वर्ड याद रखना है बीम। बीम से कैसे, बी से तो आ गया ये BMR को रेगुलेट करता है, ई से हो गया इरिथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब कि इरिथ्रोसाइट या RBC का फॉर्मेशन कराता है, ई से हो गया इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस करता है, और एम से ही मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। ठीक है, ये होगी थायराइड ग्लैंड। अब देखो थायराइड के बाद आती है पैराथायराइड। पैराथायराइड और थायराइड में क्या एक सिमिलरिटी है, देखते हैं। ये दोनों ग्लैंड होती हैं जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं। अब उससे क्या था, थायराइड से एक हार्मोन निकलता था थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। ये जो हार्मोन होता है ये हाइपोकैल्सेमिक होता है। हाइपोकैल्सेमिक मतलब कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम से कम रखता है, और हार्मोन निकलता है पैराथायराइड ग्लैंड से, हाइपर कैल्सेमिक होता है। ये क्या करेगा, ये ब्लड में कंसंट्रेशन कैल्शियम की बढ़ाएगा। तो किस तरीके से बढ़ाएगा, ये बोन पे काम करता है, GIT पे काम करता है, किडनी पे काम करता है। किडनी से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ाएगा, GIT से भी बढ़ाएगा, और बोन से ये रिजॉर्प्शन और डीमिनरलाइजेशन करता है। ठीक है, तो बोन में से ये कैल्शियम निकाल के लाता है और ब्लड में बढ़ा देता है। तो इस तरीके से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, इसीलिए हाइपर कैल्शियम एक हार्मोन है। और TCT इसका अपोजिट करेगा, ये यहाँ से लेके जाएगा, कैल्शियम को बाहर निकालेगा, ब्लड में कम से कम रखेगा इसकी कंसंट्रेशन को, तो इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन इनमें से एंटागोनिस्ट काम करता है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। अगली ग्लैंड है अपनी पेनक्रियास। पेनक्रियास देखो ये कंपोजिट ग्लैंड होती है। कंपोजिट का मतलब है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करे। एंडोक्राइन पोर्शन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। इसमें कुछ सेल होती हैं, कुछ ग्रुप होता है सेल्स का, उनको आइलेट ऑफ लैग्रेंज बोलते हैं, जिनकी संख्या एक पेनक्रियास में 102 मिलियन होती है। इसमें 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन और डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। एनसीईआरटी में डेल्टा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। सोमेटोस्टेटिन मैंने आपको हाइपोथैलेमस में भी बताया था, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक, अब अल्फा से याद रखना है आपको A से A, जिस हार्मोन में A आ रहा है तो वो अल्फा सेल से निकल रहा है। ठीक है, तो अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन। ये क्या होता है, ये जैसे अभी अपन ने हाइपर कैल्सेमिक हाइपोकैल्सेमिक पढ़ा था, ऐसे ये हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपोग्लाइसेमिक है। ये ब्लड में ग्लूकागोन जो होता है, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, और इंसुलिन का काम है क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम से कम रखना। और किस तरीके से करेंगे, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को करता है, मतलब कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा। ग्लाइकोजन किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, और इससे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और करेगा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो उससे भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन क्या कर रही हैं, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ा रही हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक ये क्या करेगा, इंसुलिन ये ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, मतलब ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराएगा। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, इससे ग्लूकोज को कम से कम रखा जा सकता है ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं कि ये हाइपर है और ये हाइपो है। अब देखो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से एक डिसऑर्डर कॉज होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज में क्या होगा,
कि इस इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कैल्शियम इसके ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये इसका काम क्या था, ब्लड में कम से कम रखना, तो ये ब्लड में कम नहीं हो पाएगा, मतलब कि ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायबिटीज मेलाइटस जो नॉर्मल बोलते हैं ना, डायबिटीज शुगर है, तो वो यही होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है पर्सन को, जिससे कि वो इंसुलिन अगर उसमें बन नहीं पा रहा है बॉडी में तो बाहर से दे दिया जाता है, जिससे कि उसमें हम ब्लड में अपन ग्लूकोज के लेवल को कम से कम रखें। अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो जोन होते हैं, देखो ये डायग्राम में दिख रहा है आपको कि किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड है। अब इसमें दो जोन है, एक बाहर का जोन है कॉर्टेक्स और अंदर का जोन है मेडुला। अब मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं कैटेकोलामिन्स। ठीक है, और कॉर्टेक्स से जो निकलते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स से निकलते हैं कॉर्टिकॉइड और मेडुला से निकलते हैं कैटेकोलामिन्स। कैटेकोलामिन्स में एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है एड्रेनालिन, इससे हार्मोन निकलते हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और इसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। अब एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन और ट्रिप्लेप हार्मोन कहते हैं। ट्रिप्लेप मतलब कि फियर, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी में अलर्टनेस को बढ़ाता है। अब देखिए आप एग्जांपल मैंने आपको जो रेगुलर मैंने पढ़ाया था तो आप उसमें से एग्जांपल जाके देख सकते हैं, अभी मैं केवल मेन चीज़ बता रहा हूँ। तो ये हार्मोन क्या करता है कि ये अलर्टनेस बढ़ाता है, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ाता है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब आप स्ट्रेस की या इमरजेंसी कंडीशन होते हैं, आपके सामने कोई जंगली जानवर आ गया तो आप उससे ये याद रख सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। अलर्टनेस बढ़ जाएगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, पाइलोइरेक्शन मतलब राइजिंग ऑफ एयर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, स्वेटिंग पसीना होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ने लगेगी और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे आप सभी चीज़ें बढ़ रही हैं, सिर्फ एक चीज़ कम होती है जो कि होती है सलाइवा की सिक्रेशन। आपका मुंह सूखने लगता है तो सलाइवा की सिक्रेशन कम हो जाता है, बाकी सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अब कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं वो कॉर्टिकॉइड अगर ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहे हैं तो उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहा जाएगा, और मिनरल्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट कर रहे हैं तो उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। कॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। ठीक है, अब कॉर्टिसोल क्या करता है तो इसके फंक्शन याद रखें हम, के कार से, के से किडनी फंक्शन को रेगुलेट करेगा, एम से है मेटाबॉलिज्म जैसे कि लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस इनको रेगुलेट करेगा, और ये सी से है सीवीएस फंक्शन को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करेगा, ए से है एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन करेगा और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। आरबीसी वाला हमने एक और देखा है तो आप याद रखना है इसको। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम और H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और फॉस्फेट का और पोटेशियम आयन का एक्सीक्रीशन करने लगता है। तो इस तरीके से बॉडी में बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को और इलेक्ट्रोलाइट को ये रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और ये वाला ये अगर कॉर्टिकॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर भी करवाते हैं, प्यूबिक हेयर और फेशियल इनको भी करवाते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉडी में कुछ ग्लैंड ऐसी भी होती हैं जो कभी कभी हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि हार्ट की जो एट्रियल वाल होती है उसमें से एक हार्मोन निकलता है ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। अब ये क्वेश्चन अभी 1-2 साल पहले पूछा गया था, इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर कम अगर होगा उसके बाद स्टिमुलेट होगा, तो ये हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तब ये स्टिमुलेट होता है, क्योंकि इसका काम है ब्लड प्रेशर को कम करना। जैसे ही एट्रिया की वॉल में जब बीपी बढ़ेगा तो एट्रिया की वॉल को स्टिमुलस मिल जाएगा, वो ANF को सीक्रेट करेंगे और ये ANF क्या करेगा, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा और डायूरेसिस कर देगा, मतलब कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को कम करेगा, बॉडी से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेगा। और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो अपने आप बीपी तो कम हो ही जाएगा और ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, डायलेट करने से बीपी कम हो जाता है। तो ये बीपी जब बढ़ता है तब एक्टिवेट होता है। 1-2 साल पुराना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। JG सेल होती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, इनसे इरिथ्रोपोएटिन निकलता है, ये जो कि इरिथ्रोपोइसिस कराता है, दैट इज आरबीसी का फॉर्मेशन। अब GIT ये याद रखना है, GIT से टोटल 4 हार्मोन निकलते हैं। GIT जो ट्रैक्ट है पूरा, उससे गैस्ट्रिन निकलता है, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK और GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन नाम से में आ रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा और पेप्सिन और HCl के सिक्रेशन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, सिक्रेटिन क्या है, ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, एंडोक्राइन हमने देखा था अल्फा बीटा सेल, इंसुलिन, ग्लूकागोन, और ये सिक्रेटिन क्या करता है, ये एक्सोक्राइन पे काम करेगा और यहाँ से बाइकार्बोनेट और वाटर के सिक्रेशन को बढ़ाता है। CCK कोलेसिस्टोकाइटिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है और दोनों के जो फ्लूइड होते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज का होता है पेनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर का होता है बाइल जूस। ठीक है, इन दोनों के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसका नाम है देखो इनहिबिटरी, ये मतलब कि इनहिबिट करेगा। ये क्या करेगा, इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा जो हार्मोन होते हैं इनको क्लासीफाई किया गया इनके केमिकल नेचर के बेस पर टोटल 4 टाइप में। या तो वो पेप्टाइड हो सकते हैं, मतलब कि प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, आयोडीन के हो सकते हैं, या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो पेप्टाइड में आता है इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी का हार्मोन, हाइपोथैलेमस का हार्मोन। ठीक है, और जो स्टेरॉइड है उसमें आएगा CPAT, याद रखो आप, C से आता है कॉर्टिसोल,
टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, ठीक है, ये आते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। आयोडीन डेरिवेटिव थायराइड मैंने अभी आपको बताया था गोइटर में जब। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ये नीट 18 का क्वेश्चन है कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कैसा है, एपिनेफ्रिन। अब देखो कोई भी हार्मोन जब काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसी होती है उसकी, कोई भी हार्मोन जब काम करता है तो उसको देखो सेल के जो अपना उसका टारगेट टिश्यू है वहाँ जाना होता है। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ से सीक्रेट हुआ है वहीं अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। जैसे कि मैं FSH की बात करूँ तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा और वो काम करता कहाँ जाके, ओवरी की बॉल पे, ओवरी में जाके काम करेगा। तो उसको पहले तो अपने टारगेट टिश्यू के पास पहुँचा जाएगा। अब उसके वहाँ पहुँच चुका है सेल के पास, अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहले तो वो बिना किसी रिसेप्टर से जुड़े हुए काम नहीं करता है, उसको जुड़ने के लिए किसी भी हार्मोन को काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए होता है। अब वो हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़ चुका है तो अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद अब ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, या तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल है सेल के बाहर ही प्रेजेंट हो सकता है, या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। अगर सेल के बाहर प्रेजेंट होता है तो ये देखते हैं अपन किस तरीके से होता है। देखो ये सेल के बाहर, इस डायग्राम में आप देखो ये FSH है, ये वहाँ सेल के पास गया, सेल मेम्ब्रेन पे ये इसको रिसेप्टर मिल गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद देखो क्या हुआ है कि ये देखो सेल के अंदर नहीं गया है हार्मोन, इसने सिर्फ क्या हुआ है आगे जाके एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट किया है। सेकेंडरी मैसेंजर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कौन कौन से होते हैं ये, कैल्शियम होता है, साइक्लिक AMP होता है और IP3 होता है, आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और कैल्शियम आयन, ये होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये आगे जाके ये जो भी चेंज कराते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, मतलब कि जो भी उस हार्मोन का काम था वो करवाएंगे यही जाके। ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये आगे जाके बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं और यही आगे जाके चेंजेस करवाएंगे, फिजियोलॉजिकल एक्शन है वही परफॉर्म करवाएंगे। अब देखते हैं, जो ये तो हो गया जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। जो सेल के अंदर होते हैं तो उसमें देखो ये क्या है, ये देखो हार्मोन गया है, ये हार्मोन अंदर गया, अंदर जाके देखो ये सेल के अंदर पहुंच गया। ये जाके क्या करेगा, देखो ये न्यूक्लियस में जाके जो DNA है, जो जीनोम है पर्सन का, उससे बाइंड कर गया। अब उसी DNA से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू RNA बनेगा, RNA बन गया। अब ये देखो वही ट्रांसलेशन करेगा, उसके बाद जाके उससे ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन भी बन चुका है। अब ये प्रोटीन ही आगे जाके जो भी इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसको परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हार्मोन काम करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एंडोक्राइन सिस्टम। जो भी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। आपको कोई भी अगर डाउट आता है, आप चैप्टर के पुराने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो भी अगले पिछले 20-25 सालों में पूछे गए, और कोई भी अगर डाउट आता है, किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जब भी फ्री होऊंगा, जब भी मेरे हॉस्पिटल से टाइम मिलेगा, तो मैं आपके क्वेरी का जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।